दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो है 1833 का चार्टर एक्ट पर बात करेंगे। इसके पहले का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है और 1813 का जो है चार्टर एक्ट है, सब सभी कुछ पिछले वीडियो में है। पहले उसको आप देख लेंगे, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम चलिए बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, जब ये बन रहा था तो इंग्लैंड में बहुत सी घटनाएं घट रही थी। ब्रिटेन में, अगर ब्रिटेन में बात करें तो वहां के किन लोगों का इस चार्टर एक्ट पर इफेक्ट था, प्रभाव पड़ा ना। इंग्लैंड के किन लोगों का इंग्लैंड से प्रभाव प्रभाव सबसे पहले तो मैकाले। ये मैकाले, इसको अभी हम जानेंगे बहुत अच्छे से, भारत भी आता है। मैकाले का प्रभाव पड़ा। मैकाले उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव था, इंग्लैंड में था, और वहाँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी 6 सदस्यों वाली, उसका जो है सचिव था मैकाले। ठीक है, भारत आ जाएगा अभी। और एक व्यक्ति और है, इनका नाम है जेम्स मिल। इनको तो सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इनको जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। ठीक है, अब बेंथम के शिष्य भी हैं। ठीक, और इस समय 1835 में इंडिया हाउस में एक पद पर थे, बड़े पद पर। इंडिया हाउस में, इंडिया हाउस इंग्लैंड में है, वहां पर जेम्स मिल ये बेंथम के शिष्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिष्य है। इन्होंने जो है इंग्लैंड में बैठे बैठे भारत का इतिहास लिखा था। ठीक, तो ये भी जानते रहिए, भारत का इतिहास इंग्लैंड में बैठ के लिख दिया था। चलिए, इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, जेम्स मिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव इस चार्टर एक्ट पर पड़ा। क्या है इस चार्टर एक्ट? इसको हम अगर देखें, सबसे पहली बात तो चार्टर एक्ट जब जब आया है तो कंपनी के नवीनीकरण का मैटर है, तभी चार्टर एक्ट आएगा। तो कंपनी का नवीनीकरण किया गया 20 वर्षों के लिए। ठीक है, 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी का नवीनीकरण कर दिया गया, यानी कंपनी है अभी। कंपनी का एकाधिकार तो खत्म कर दिया गया था 1813 में ही, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, चलो कंपनी का हम नवीनीकरण कर देते हैं, यानी कंपनी अभी है, जीवित है, चल रही है, दिक्कत नहीं। ठीक, और क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, अधिकार नहीं एकाधिकार, अधिकार तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1833 के बाद तक चलता रहेगा, कभी भी व्यापार कर सकती। एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इसको क्या, एकाधिकार, तो अभी हम 1813 वाले चार्टर एक्ट में पढ़े थे कि कंपनी का एकाधिकार तो खत्म किया गया, लेकिन 1813 वाले चार्टर एक्ट में क्या किया गया था 20 साल पहले, कंपनी को चीन और चाय, इसके व्यापार का एकाधिकार इसको था अभी भी। लेकिन 1833 में कह दिया गया कि ना, अब न चाय का कर सकते, न चाय का एकाधिकार रहेगा, न चीन का रहेगा। हाँ, व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकाधिकार नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन में आता है कि एकाधिकार कब खत्म किया गया। जब एकाधिकार कब खत्म किया गया की बात आए तो 1813 ही सही होगा, लेकिन जब बात आए पूर्णतः एकाधिकार कब कब समाप्त किया गया कंपनी का, तब आप जो है 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम या चार्टर एक्ट जो है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब जो है हम देखेंगे, कंपनी का विकेंद्रीकरण किया गया, शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, सॉरी, शासन का, शासन चल रहा था तो क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया, केंद्रीयकरण किया गया। ठीक, कैसे केंद्रीकरण किया गया, क्या किया गया, देखिए, केंद्रीकरण तो पहले से ही किया जा रहा है।
1773 से रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तभी जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण स्टार्ट हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? हम लोगों ने देखा है कि मद्रास को और बम्बई को, प्रेसिडेंसी थी, इनको जो है बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक, और गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन पूर्णतः अधीन नहीं किया गया। अभी बहुत से काम जो है ये खुद करते थे, कानून बनाने का काम खुद करते थे मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां। ठीक है, पूर्णतः अधीन नहीं किया गया था, लेकिन केंद्रीकरण तो स्टार्ट 1773 से ही प्रारंभ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे केंद्रीकरण की क्या बात है, हम देखेंगे कि यह केंद्रीकरण का चरम था। 1833 में जो चार्टर में इसने क्या किया कि मद्रास और बम्बई को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया। मद्रास और बम्बई दोनों जो प्रेसिडेंसियां थीं, तो बंगाल के पूर्णतः अधीन कर दिया गया। पूर्णतः, पूर्णतः मतलब कि लगभग लगभग शक्तियां जो है सब बंगाल को दे दी गई। ठीक, बहुत कम शक्तियां बची मद्रास के पास, शासन चलाने भर की शक्तियां, कानून बनाने की शक्ति, सब जो है सारी पावर। अभी देख रहे हैं कौन कौन सी शक्ति। देखिए, जब ये कर दिया गया तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब पहली बात तो यहीं पर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वो क्या होने हो गया, कहलाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, क्यों कहलाने लगा? क्योंकि अब जो है इसको पूरे भारत पर अधिकार हो गया, इस गवर्नर जनरल को। कौन था ये व्यक्ति? तो विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसको जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, उस समय यही था। अब और चले केंद्रीकरण की बात करते हैं। केंद्रीकरण का चरम था। ठीक है, बहुत समय तक। तो केंद्रीकरण में और क्या क्या किया गया वही हमको देखना है, उसी को हम देख लें। जैसे इस भारत के गवर्नर जनरल को अब कितनी पावर मिल गई, तो सभी अधिकार इसको दे दिए गए, मद्रास और बंबई के सभी अधिकार, जिसमें हम बात करें प्रशासन की और वित्त, फाइनेंस की, और विधि बनाने की। ठीक, विधि बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विधि जो है पूरे देश के लिए बनेगा, तो विधि बनाने की शक्ति जो है ये किसको मिल गई है? गवर्नर जनरल को। यानी बंगाल में बैठे बैठे मद्रास के लिए भी कानून बनाएगा और बंबई के लिए भी कानून बनाएगा। पूरा जितना भारत है जो अंग्रेजों के अधीन है, सबके लिए वो कानून बनाएगा। ठीक है, यानी विधि बनाने का भी केंद्रीकरण किया गया ना। तो मतलब ये हुआ, कानून बनाने या विधि बनाने की शक्ति का भी, शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक, तो मैं समझ गया। अब क्या समझना है इसमें? देखिए, पहले जो है जो बंगाल था, जो मद्रास था, जो बंबई था, ये अपना कानून खुद बनाते थे। 1835 से पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग कानून थे। ठीक, अभी 1833 में क्या हो गया? 1833 में ये हुआ कि अब बंगाल जो है, बंगाल में बैठ के जो गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल, वो बंबई के लिए भी कानून बनाएगा, मद्रास के लिए भी कानून बनाएगा। यानी ये प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक, यही है कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण समझ रहे हैं? तो समझ ही रहे होंगे कि शक्ति, पावर कहीं एक जगह फोकस हो तो उसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। पूरी शक्ति किसी एक एक संस्था के पास हो, एक जगह हो, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। जहाँ एकात्मक शासन है, जहाँ केंद्रीकृत शासन है, जिन देशों में, जैसे इंग्लैंड है, वहां पे राज्यों को बहुत कम शक्ति है। ठीक,
वहाँ जहाँ राज्यों को कम पावर होती है या शक्ति का जो है एक केंद्र होता है, वहाँ हम कहेंगे केंद्रीकरण हो हुआ है, ठीक? और जहाँ शक्ति के कई कई केंद्र हों, ढेर सारे केंद्र, जितने मैक्सिमम केंद्र होंगे उतना ही ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा। सिंपल सा बात है। जहाँ शक्ति यानी पावर का ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र होगा, वह उतना ही ज़्यादा विकेंद्रीकृत शासन होगा। ठीक? चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आपको दिखी। ठीक? अब चलिए, अब कानून बनेगा तो कैसे बनेगा? हाँ, पूरे देश का कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या कर अब क्या हुआ? तो हम ये समझेंगे परिषद सहित गवर्नर जनरल, ठीक है? अब क्या, जो परिषद है एक, हम लोगों ने देखा एक परिषद थी, इसमें 3 सदस्य थे और प्लस एक गवर्नर जनरल, हाँ? ये मिलके जो है भारत के लिए कानून बना सकते हैं। भारत के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक? अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिषद में 3 लोग हैं और कोई विधिवेत्ता नहीं है, कोई विधि का ज्ञाता व्यक्ति नहीं है। तो एक सदस्य की और नियुक्ति की गई। ठीक? एक सदस्य की नियुक्ति किसकी की गई? एक विधि सदस्य की। तो एक चौथा सदस्य प्लस एक कर देंगे, वह नियुक्ति की गई विधि सदस्य की। विधि सदस्य, ठीक? वह कौन था? वही सचिव जो था लॉर्ड मैकाले, वही जो है विधि सदस्य बन के भारत आया। ठीक है, मैकाले यही जो है विधि सदस्य के रूप में परिषद में आया। ठीक है, अब जो परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई वो 4 हो गई और एक गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये जो विधि सदस्य है ये जो है पूर्णतः सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य का दर्जा इसे नहीं मिला। ये भी जानते रहिए थोड़ा सा, पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं मिला। मतलब इसका क्या है? तो मतलब बहुत सरल है कि जब परिषद को कोई प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे, तब 3 लोग जो है बैठ के गवर्नर जनरल के साथ काम करते थे। यानी जो परिषद में पहले 3 लोग थे, 3 प्लस एक गवर्नर जनरल, कोई प्रशासनिक कार्य है, ठीक है? तब जो है 3 लोग जो परिषद में पहले से थे और गवर्नर जनरल मिलकर प्रशासनिक कार्यों के लिए निर्णय लेते थे। क्लियर है? अब जब कोई विधि बनानी हो, कोई कानून बनाना होता था, विधि या कानून बनाना होता था, तब जो है लॉर्ड मैकाले यानी चौथा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की गई थी वो भी बैठता था। ठीक, तब जाके वो बैठता था। एक व्यक्ति और यानी 3+1 बराबर 1 गवर्नर जनरल। तो इस तरह जो है केवल जब विधि बनाने के समय मैकाले बैठता था, इसी वजह से इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक, ये पूर्ण सदस्य नहीं था। ठीक, अब और क्या, एक लॉ कमीशन बनाया गया, ये भी जानते रहिए, विधि आयोग, एक लॉ कमीशन बनाया गया, तो विधि आयोग कहेंगे। तो ये भी अपना काम शुरू कर दिया कानून बनाने का, तो विधि आयोग बनाया गया। इसमें एक धारा थी 1833 के चार्टर एक्ट में, जो जानना बहुत जरूरी है। एक धारा, धारा 87, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। इसमें है क्या? इसमें है किसी भारतीय अथवा इंग्लैंड की प्रजा यानी क्राउन की जो प्रजा है, किसी भारतीय, कोई भारतीय हो या हो, कोई जो है क्राउन की प्रजा यानी इंग्लैंड की प्रजा की प्रजा, उसको अपने धर्म, वंशानुक्रम, किसी भी वंश का हो, किसी कोई भी धर्म मान रहा हो, या किसी वर्ग का हो, वर्ग,
अथवा इनमें से किसी कोई एक वजह से, अथवा किसी एक वजह से, किसी एक वजह या कारण से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी समानता स्थापित करने की बात कही गई है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। धर्म इसलिए पूछता है कई बार कि यहाँ पे धर्म, वो है, वंशानुक्रम, वर्ग और इन सब की वजह से उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा या उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ समानता की बात की गई, यानी भारतीय और अंग्रेजी दोनों को समानता की बात कही गई, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक बात है। ठीक है, इसे लागू नहीं किया गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। इसी आर्टिकल में दास्ता समाप्त करने की बात कही गई कि आगे चल के कानून बना के दास्ता को समाप्त किया जाए। दास प्रथा या दासता, ठीक है, को समाप्त करने की आज्ञा दी गई। अभी कानून बाद में बनेगा। आप मुझे बताइएगा कि कानून किसने बनाया और भारत में दासता कब समाप्त हुई। दासता मतलब दास, गुलाम। ठीक। क्या होता था कि जो पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, ये लोग क्या करते थे कि भारतीयों को, अफ्रीकन को भी गुलाम के रूप में खरीदते थे यहाँ, और चले जाके अमेरिका में बेचते थे। वहां से पैसा लेते थे, सोना लेते थे और लाके फिर उसी से व्यापार करते थे। सबका जो है इस तरह का व्यापार चलता था, हम पूरी हिस्ट्री में समझेंगे। तो दास्ता उन्मूलन कानून बाद में बना। कानून बना, कानून किसने बनाया, कौन गवर्नर जनरल था उस समय और कब लागू हुआ, ये आप ढूंढ के मुझे बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं, जरूर बताइएगा, और नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे ही। आप चाहे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो हम देखेंगे 1833 का, सॉरी 1853 का चार्टर एक्ट। 20 साल बीत गए, ये सब कानून चल रहा था। 1853 का चार्टर एक्ट, ये देखेंगे। अब इसमें क्या किया गया, फिर वही कंपनी के नवीनीकरण की बात आई। कंपनी को जो है कितने साल के लिए अब जो है अब तो एकाधिकार मिलना नहीं है, अब कंपनी कितने साल जिंदा रहेगी। ठीक। तो इसमें जो है कंपनी को कोई समय सीमा नहीं दी गई, कोई समय, 20 साल 25 साल नहीं, कोई समय नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। फिर क्या किया गया, ये कह दिया गया कि संसद, यानी इंग्लैंड की जो संसद है, ठीक है, उसका जब उसकी इच्छा पर, उसका जब मन करेगा तब जो है अधिकार आपको उसी समय कंपनी जो है खत्म करनी पड़ेगी, उसकी इच्छा पर, जब तक संसद चाहे, जब तक संसद चाहे तब तक के लिए। ठीक। तो 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण नहीं किया गया, पहली बात 53 में। दूसरा और क्या किया गया कंपनी के साथ, कंपनी के साथ एक काम और किया गया, जो डायरेक्टर्स थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको कई बार बता चुके हैं, अब तो समझ ही गए होंगे कि कहाँ थे, ये इंग्लैंड में ही थे। की संख्या 24 थी। वहां बैठे बैठे निदेशक हुआ करते थे, कंपनी के मेन मालिक यही यही थे। निदेशक कहा गया इनको, निदेशक। तो इन निदेशक जो है 24 हुआ करते थे और इंग्लैंड में ही थे। इनकी संख्या कम कर दी गई, इस संख्या कह दी गई कि 24 से अब जो है इसको 18 कर दीजिए। और कह दिया गया कि इस 18 में भी जो 18 में 6 वो जो है क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। इसके द्वारा, क्राउन मतलब सम्राट द्वारा, क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे भाई। यानी कंपनी के जो निदेशक हुआ करते थे उनकी संख्या कम कर दी गई और उसमें 6 जो है
क्राउन द्वारा मनोनीत किया गया। और हम देखेंगे तो कहा गया कि अब जो है प्रतियोगी परीक्षा होगी। जो भी नियुक्तियां होंगी कंपनी में, कंपनी की जो नियुक्तियां होंगी, नियुक्तियां, उस नियुक्तियों में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता, ठीक, उसमें क्या होगी? प्रतियोगिता होगी, यानी प्रतियोगी परीक्षा होगी, एग्जाम होगा। अब जो है नियुक्तियां मनोनीत मनोनयन द्वारा नहीं होगी। ठीक, इसमें ये कहा गया। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बीओसी ही कंपनी का जो है नियुक्तियां करती थी। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नियुक्तियां करते थे। ठीक, अब प्रतियोगिता होगी, अभी हुआ नहीं है परीक्षा। ठीक है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारतीय और अंग्रेजी इक्वल होंगे, भारतीय और अंग्रेज। ठीक, भी जानते रहिए। इस अधिनियम में एक काम और किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, विधि बनाने का काम तो स्टार्ट हो गया था 33 से ही ना। अब इस अधिनियम में विधि, ये विधायी कार्यों के लिए जो विधायी कार्य है उसको जो है प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। विधायी कार्य, विधायी कार्य मतलब कानून बनाने का जो कार्य है, कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग किया गया। प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा कि कब अलग किया गया। तो विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। ठीक, कुछ लोग प्रशासन करेंगे, कुछ लोग विधायक ये विधायी वाला काम करेंगे, यानी कानून बनाने का काम करेंगे। जो विधायी कार्य है, ठीक, कानून बनाने का कार्य है, इसके लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाई गई। 12 सदस्यों का विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, एक विधान परिषद भी आपको मिलेगा, 12 सदस्य उसमें है से। ठीक है, और ये परिषद क्या करेगी? पूरे देश के लिए जो है कानून बनाएगी, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। और उस समय बड़ी बात थी, हमारे देश भारत के लिए अलग अलग जहाँ कल्चर है, अलग अलग जो है विचार है, अलग अलग कानून चलते थे, अब एक कानून बनेगा। यह भी एक कारण होगा 1857 की क्रांति का। ठीक, तो ये हो गया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, कह सकते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, एक काउंसिल है ये, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद, विधायी। ठीक, इसका जिक्र बार बार आएगा। ठीक, इस सबको आप जानते रहिए, अभी बहुत जरूरी है इसका दिमाग में रहना, क्योंकि हम बार बार इसका नाम अभी आएगा और बहुत कंफ्यूजन होता है। भारत परिषद क्या है, विधायी परिषद क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद क्या है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल को वीटो करने की पावर दी गई, वीटो की शक्ति दी गई, यानी वीटो कर सकता था। इस पे करेगा वीटो? अरे जो ये 12 सदस्यों वाली जो परिषद है, अगर कोई कानून बनाती है और उसे, और वो गवर्नर जनरल को ठीक नहीं लगता है, तो जो है विधियों को रोक सकता है, यानी विधियों पर जो है वीटो करने का, कानून बनेंगे उस पे, कानून पे जो है वीटो करने की शक्ति मिलेगी। वीटो मतलब सीधे सीधे कानून रोक देगा, नहीं लागू किया जाएगा। ठीक, ये एक अच्छी बात है। ठीक, तो बंगाल का की बात करें तो बंगाल
में जो है ज़्यादा समस्या थी, तो यहाँ के प्रशासनिक कार्य के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। जो प्रशासनिक कार्य है बंगाल के, उसके लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी जानते रहिए। अब यहाँ से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको मिलेगा, 1857 क्रांति में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको मिलेगा। ठीक, इसको भी अभी से देखते रहिए। जो विधि सदस्य था, लॉर्ड मैकाले उस समय था। ठीक, आप ढूंढ के बताइए किस समय कौन था विधि सदस्य ना। जब लॉर्ड मैकाले था तो वह पूर्ण सदस्य नहीं था। अभी क्या हुआ, विधि सदस्य को एक पूर्ण सदस्य बनाया गया। पूर्ण सदस्य परिषद का, परिषद है ना गवर्नर जनरल की, उसका पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक, ये हो गया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। अब हम पढ़ेंगे 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम। अब चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक, हम चलते हैं, नई हेडिंग बनाइए और समझिए कि अब भारत शासन अधिनियम 1858। इसको समझिए। देखिए, जब 1858 में क्या हुआ था इंग्लैंड में, पहले इंग्लैंड को समझते हैं, फिर भारत को भी समझ लेंगे। भारत में जो है, भारत में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारत में अगर बात करें तो 1857 की क्रांति हो चुकी है। और क्रांति में ढेर सारे अंग्रेज मारे गए हैं, ढेर सारे भारतीय भी मारे गए थे। क्रांति जो है असफल रही, पूरी सफल नहीं रही, लेकिन क्रांति से बहुत कुछ बदला। ठीक है, पूर्णतः असफल नहीं होती है कोई क्रांति, वो कुछ न कुछ बदलाव दे के जाती है, वह एक नींव रख के जाती है। तो हम पूर्णतः असफल नहीं कह देंगे, तात्कालिक रूप से असफल थी ऐसा कहेंगे। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था और सभी भारतीय इसमें से जो है हिस्सा लिए थे, और इसने बहुत कुछ बदला। इंग्लैंड में बात करें तो 1857 में उस समय लॉर्ड पामर्स्टन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड पामर्स्टन ये प्रधानमंत्री थे 57 में, और इन्होंने विधेयक रखा एक जो है 12 फरवरी 1858 में। ठीक, और ये विधेयक जो है ये पास नहीं हो पाया, ये पास नहीं हुआ, और 58 में ही इनकी सरकार चली गई पामर्स्टन की। ध्यान देने वाली बात है। नए जो प्रधानमंत्री बन के आए उनका नाम है पीएम, न्यू पीएम, वो है डर्बी। ठीक, 1858 में ही आए, और इन्होंने एक नया विधेयक पेश किया, और इस विधेयक पर, यह विधेयक जो है पास हो गया। और इस पर जो है महारानी उस समय विक्टोरिया थी, वहाँ की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया ने साइन किया, साइन तो वही करेंगे, हस्ताक्षर करने के बाद यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1858 बना, डर्बी का। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती से पामर्स्टन मत लगाइएगा, पामर्स्टन वाला विधेयक पास हो गया, फेल हो गया था, डर्बी वाला विधेयक पास हुआ था। कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि 1857 की क्रांति के समय पामर्स्टन थे, तो पामर्स्टन सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमको लगता है वो तो होता नहीं है। ठीक, अब जब विधेयक बना तो इसका घोषणा जो है वो की गई इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। ठीक,
इस घोषणा पत्र में क्या था, इस पूरे अधिनियम में क्या था, ये हम अभी समझ ले रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या था इसे समझते हैं। चलिए, ये जो है प्रपत्र कैनिंग जो पढ़ने के बाद अब देखते हैं, पहले की स्थिति देखते हैं। हम देख रहे हैं कि एक जो है निदेशक मंडल कंपनी का था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही एक निदेशक मंडल आपको मिलेगा। यही जो है पूरे कंपनी को संचालित करते थे। इनकी सदस्यों की संख्या 1773 में 24 थी, घटा दी गई बाद में, अभी हम पीछे बात किए हैं। 1784 में 84 में एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। एक नियंत्रक मंडल ये बनाया गया 1784 में। निदेशक मंडल पहले से था, यानी इसको कहा गया, हम कई बार बात कर चुके हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। इनकी संख्या 24 थी। ये कंपनी को यही संचालित करते थे, कंपनी की तरफ से थे। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया। ठीक है, ये सरकार की तरफ से थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको बनाया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये 1773 में आपको 24 सदस्यों वाली निदेशक मंडल दिखेगी। ठीक है, ये दो संस्थाएं काम कर रही थी ना। इतनी बात तो पता ही हो गया होगा, समझ ही गए हैं। तो हम आगे क्या समझेंगे, ये संस्थाएं तो थी, लेकिन 1858 में क्या हुआ कि इन दोनों को खत्म कर दिया गया। इनके स्थान पर बात करें तो फिर क्या, कोई न कोई चलाने वाला चाहिए। क्या हुआ, तो इनके स्थान पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया। यहाँ से बहुत अच्छे समझिएगा, जो कुछ समझेंगे तो आगे आपके काम आएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ लोगों को। एक भारत सचिव होगा, इनके स्थान पर इनको खत्म कर दिया गया, भारत सचिव। ठीक, ये बनाया गया, एक पद बनाया गया, का पद बनाया गया। उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ऐसे भी लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी महोदय ये बनाए गए। ठीक, अब ये अकेले नहीं, इनके साथ एक जो है एक परिषद बनाई गई। 15 और सदस्यों को जोड़ा गया, 15 सदस्यों की एक भारत परिषद। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, भारत परिषद इंग्लैंड में है, इंडिया नहीं है। इंडिया में नहीं बनाई गई कोई परिषद, इंग्लैंड में एक भारत परिषद बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया। ठीक, इसकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह। अब 15 और 16 लोग हो गए। अब ऐसा किया गया कि 15 में से 6 जो है, सॉरी 8 जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा कहा गया, ब्रिटिश सरकार। और 7 जो है वो कंपनी नियुक्त करेगी। वही बात हो गई, वहां फिर आके बातें वही हो गई। वो अलग अलग थी, अब एक कर दिया, एक साथ बैठी एक साथ काम करते हैं। क्रांति हो गई तो ये सबके दिमाग में नया जो है खिचड़ी पका। ठीक है, वैसे भी खिचड़ी पका पका के भारत को गुलाम बनाए थे ये, हर तरकीब लगा ली, वही तरकीब है ये। ठीक, ये भारत सचिव जो था एक परिषद का अध्यक्ष था। परिषद का अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव। भारत सचिव, 16 सदस्य इसमें हो गए। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल था ना, भारत का गवर्नर जनरल था, उसे अब गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय नाम बदल दिया गया। कैनिंग ही है वो अंतिम जो है गवर्नर जनरल है भारत का, और प्रथम वायसराय भी है, दोनों यही है, कैनिंग। ठीक, तो अब वायसराय, वायसराय मतलब होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि।
इसका इंग्लैंड की सरकार का, ये इंग्लैंड के सरकार का प्रतिनिधि हो गया, क्योंकि शासन जो है अब सर जो है इंग्लैंड की सरकार ले लेगी। ठीक। अब जो है ये जो शासन है कंपनी के हाथ से क्राउन के अधीन सीधे सीधे हो गया। कंपनी के हाथ से निकल कर क्राउन कह लीजिए या इंग्लैंड की सरकार कह लीजिए ना, या इंग्लैंड की सरकार जो है अब प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करने लगी। अभी तक कंपनी कर रही थी, कंपनी अभी भी है। कंपनी कब खत्म हुई, कंपनी पूरी तरह से कब समाप्त हुई, पूरी तरह से कब समाप्त हुई, यह प्रश्न भी आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। इस प्रश्न को भी आप हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे, हम आपको उत्तर दे देंगे। ठीक, कंपनी अभी जिंदा है। ठीक, कंपनी व्यापार कर रही है, उसको कोई एकाधिकार नहीं है, लेकिन कंपनी कब समाप्त हुई। ठीक, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। चलते हैं आगे। अब जो है शासन सीधी सीधी ब्रिटिश सरकार या क्राउन के हाथ में चला गया। ये सब हुआ कैसे? 1857 क्रांति के बाद हुआ तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं, बस अपने आप में ये लोग बदल दिए। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। अब भारत भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम 1861, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जितने भी अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये कंपनी है ही नहीं है, नवीनीकरण किसका करेंगे? कंपनी तो ऐसी खत्म हो गई है। अब तो सीधे सीधे अधिनियम आएगा। इसको अधिनियम क्यों कहा गया? क्योंकि वहां की संसद से पास होता था। इंग्लैंड में संसद हुआ करती थी, सम्राट भी है था और संसद भी थी। ठीक, तो हम पॉलिटी में पूरा समझेंगे कैसे, लेकिन वहां से कोई जो है प्रस्ताव बिल पास होता था, वहाँ की महारानी या जो राजा होते थे वो साइन करते थे, फिर जाके वो अधिनियम बनता था और वह भारत पर लागू होता था। तो अब ये भारत परिषद अधिनियम 1861 है, ये आया। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है यहीं से भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ होता है। भारत में संवैधानिक, ये संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संवैधानिक विकास, हम लोग यही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास जो है ये प्रारंभ होता है यहीं से। ठीक, हरियाणा 1857 की क्रांति के बाद है, उसके 4 सालों बाद जो एक्ट आता है 1861 में, वहीं से संवैधानिक विकास का प्रारंभ माना जाता है। कैसे माना जाता है, क्या हुआ, ये तो जानेंगे ही। इसी में ही सबसे पहले भारतीयों को प्रशासन में शासन में शामिल किया गया था। पहली बार, अभी तक कोई किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। पहली बार इसी अधिनियम के थ्रू भारतीयों को शासन में शामिल किया गया। केवल नाम मात्र का शामिल किया गया था। समझ लीजिएगा कि पत्र टोटल पूरी तरह से शामिल कर लिया गया था, नहीं। शासन में और कानून बनाने में भी शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में ही शामिल किया गया। बहुत अच्छे समझिएगा, एक एक बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सब क्वेश्चंस अब यहीं से आएंगे। अब आगे वाले जितने भी अधिनियम हैं सब महत्वपूर्ण ही हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर पहले देख लेते हैं, अब क्या हुआ इस अधिनियम में।
गवर्नर जनरल ही कहेंगे, वैसे वायसराय कहेंगे। वायसराय, वायसराय है। तो प्रांतों की सीमा में परिवर्तन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, इन सबका अधिकार दे दिया गया, यानी कि इसके अधिकार को बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन। कई प्रांत बनाए गए थे, यानी कई और भी प्रांत बना सकता था। ठीक, छोटा कर सकता था, बड़ा कर सकता था, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता था, एक काम कर सकता था। और क्या कर सकता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। थोड़ा सा इसका पावर में बढ़ोतरी कर दी गई। वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, हमने देखा कि उसमें 4 सदस्य हो गए थे। 3 सदस्य थे, चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में भर्ती हुआ था, तो 4 सदस्य थे। अब क्या हुआ? अब एक सदस्य और जोड़ दिया गया, 5 सदस्य कर दिया गया। ठीक, एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, और बढ़ाया गया। जितना सदस्य बढ़ते जाएंगे, थोड़ी सी और वायसराय की शक्ति कम होती चली जाएगी। वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कैसे लोग नियुक्त होते हैं। बस एक बात कर दी गई कि विधि सदस्य होना अनिवार्य है। विधि सदस्य तो रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा, विधि सदस्य होना अनिवार्य है, कानून बनाने वाला सदस्य। ये बात समझ गए? परिषद को भी देख ले रहे हैं हम। गवर्नर जनरल के पास एक परिषद है और सारा काम, प्रशासनिक काम वही देख रही है। ठीक, तो चलते हैं, अब आगे देखेंगे क्या हुआ। अच्छा, इसे एक शब्द के नाम से जानेंगे, केंद्रीय कार्यकारिणी। जानते रहिएगा, इसी को कहा गया केंद्रीय कार्यकारिणी। हिंदी में बार बार ये नाम अभी आएगा, कार्यकारिणी। ठीक है, और इसमें गवर्नर जनरल प्लस 5 लोग हो गए, 6 लोगों की कार्यकारिणी है टोटल मिला के, केंद्र में है। अब देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद, कानून तो बनना है, जो बना है उसमें संशोधन भी करना पड़ेगा। कानून तो बनता इसीलिए है कि उसमें संशोधन किया जाए समय के अनुसार, ना। तो एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक, तो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, उसमें 6 से 12 सदस्य की सदस्य संख्या 6 से 12 तक करने का अधिकार, तक कर सकते थे, तक कर सकते थे। ठीक है, 6 सदस्य हो सकता था, 12 सदस्य हो सकता था, मैक्सिमम मिनिमम का लिमिट दे दिया गया कि अधिकतम और न्यूनतम कितने हो सकते हैं विधान परिषद में। ठीक है, और ये किसको ये किया गया? गवर्नर जनरल कर सकता था, वायसराय कर सकता था। इसमें कंडीशन रख दी गई कि आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, आधे सदस्य गैर सरकारी ये होने चाहिए, 50%। ये कंपलसरी है, यानी भारतीय होने चाहिए। अच्छी बात है, अब भारतीयों को विधि बनाने में शामिल किया गया, हमने पीछे ही पहले ही बात कर लिया है। ठीक, तो अब 6 सदस्यों की नियुक्ति करता है खाली कैनिंग, कैनिंग ही है अभी। तो कैनिंग ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। 6 सदस्यों में से अब आधे होने चाहिए, 50%, तो 3 भारतीय तो होने ही चाहिए। तो कैनिंग ने क्या किया, 1862 में, एक साल बाद, इस अधिनियम के तहत 62 में 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी। तो नाम जानना बहुत जरूरी है। पहले वो 3 सदस्य जो केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किए गए, उनका नाम पूछा जाता है। एक है बनारस के राजा, बनारस के राजा थे। एक पटियाला के महाराज थे, पटियाला महाराज। और एक थे सर दिनकर दिनकर राव, तो सर की उपाधि दी गई, सर
दिनकर राव। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो केंद्रीय विधान परिषद से उसमें जब कहा गया कि 6 से 12 सदस्य हो सकते थे, 6 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, तो 3 तो अंग्रेज हो जाएंगे, 3 भारतीयों की नियुक्ति कर दी गई। कैनिंग ने पहली बार ये काम किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, इनका काम क्या होगा? तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, कानून बनाने का काम करेंगे, लेकिन वही है कि गवर्नर जनरल के मर्जी के हिसाब से रहेगा, वायसराय के मर्जी के हिसाब से रहेगा। चलिए हम अभी उस पर फिर अभी आएंगे, आगे चल के बार बार वो आएंगे तो देखेंगे कि केंद्रीय जो विधान परिषद है बार बार आएगा। अब इस अधिनियम में और क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। फिर से क्या किया गया? विकेंद्रीकरण। ठीक, की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। समझिएगा, 1833 में केंद्रीकरण चरम पे था। 53 पे हमने देखा वहां भी केंद्रीकरण की स्थिति बनी रही। जब 1857 की क्रांति हो गई, तब अंग्रेजों को लगा नहीं नहीं, राज्यों को ज्यादा पावर दें, कि विविधता खत्म हो रही है, डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। तो राज्यों को ज्यादा शक्ति जब दिया गया, तो उस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहा गया। हमने पहले ही बताया कि विकेंद्रीकरण उसे कहते हैं कि शक्तियों का बंटवारा, पावर। शक्ति, अब शक्तिमान वाली शक्ति नहीं, कानून बनाने की शक्ति, प्रशासन की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति, शक्तियां ही होती हैं। जैसे आज भारत में देखेंगे तो भारत में विकेंद्रीकरण है, राज्यों के पास अपनी शक्ति है, केंद्र के पास अपनी शक्ति है। केंद्र राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य केंद्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अब गांव को भी शक्ति मिली है कि गांव के लिए जो है कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन गांव का विकास करने के लिए, गांव के छोटे मोटे कार्य करने के लिए उसको भी कुछ 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 पावर है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है भारत में आज। भारत में क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। वही इंग्लैंड में देखेंगे तो वहाँ केंद्रीकरण है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। 1773 में से जो केंद्रीकरण की से जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, प्रारंभ की गई थी और 1833 में पूर्ण हुआ। ठीक, उसे विकेंद्रीकरण द्वारा उलट दिया गया इस अधिनियम में। इसे विकेंद्रीकरण द्वारा उलट दिया गया। समझ रहे? महत्वपूर्ण बात है। सीधे सीधे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक हम छोटा सा वो बना ले। देखिए, अगर हम बात करें 1773 से 1833 तक क्या हुआ? जो है केंद्रीकरण हुआ ना? और फिर हम देखेंगे 1861 से 1935 तक विकेंद्रीकरण। आगे समझेंगे। 1935 तक जाते जाते राज्यों को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई। 1935 का जो अधिनियम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे राज्यों को लगभग लगभग स्वतंत्र सा कर दिया गया था, पूरी पावर दे दी गई थी, और राज्य का चुनाव 37 में हुआ था ना। तो ये जो है केंद्रीकरण किया गया, उसके बाद फिर विकेंद्रीकरण स्टार्ट किया गया ना। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं।
और आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, तो चलते हैं। जब विकेंद्रीकरण किया गया, केंद्रीकरण किया गया, तब जो है बंगाल में, अब जब विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो इनको शक्ति दी जाएगी राज्यों को। कैसी शक्ति? वो शक्ति दी जाएगी कि कानून बना सके ना। कानून कैसे बनेगा? विधान परिषद से बनेगा। तो बंगाल में हम देखेंगे 1862 में एक विधान परिषद बनाई गई अलग से राज्य की। इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा फैक्ट क्वेश्चन में। ठीक। अगर हम और बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा में 1866 में एक विधान परिषद बनाई गई। पंजाब में देखेंगे 1897 में एक विधान परिषद बनाई गई। तो इस तरह विधान परिषद भी बनाई गई। तो पूछ लिया जाएगा सबसे पहले विधान परिषद कहाँ बनाई गई? बंगाल में बनाई गई। उसके बाद कहाँ बनाई गई? उसके बाद कहाँ बनाई गई और किस अधिनियम के तहत बनाई गई? तो ये भी थोड़ा सा आप जानते रहिए। ठीक। इस अधिनियम में एक व्यवस्था और स्टार्ट की गई, पोर्टफोलियो की। ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में पोर्टफोलियो व्यवस्था, व्यवस्था जो आज तक चल रही है, प्रारंभ की गई। मतलब कि एक व्यक्ति को एक या अधिक विभाग मिल जाते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि ये मंत्री हैं, वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। ठीक। उसी तरह जो है पोर्टफोलियो व्यवस्था उसी समय से स्टार्ट हो गई। ये कैनिंग द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। यानी एक विभाग किसी एक सदस्य को मिलना था। एक विभाग एक सदस्य। ठीक है। या एक से अधिक डिपार्टमेंट भी मिल जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। एक से अधिक विभाग भी मिल जाता, कोई जरूरी नहीं एक दो। ठीक। तो ये पोर्टफोलियो व्यवस्था आपसे सीधे पूछा जाएगा, पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या है? पोर्टफोलियो मतलब कि सीधी सीधी डिपार्टमेंट का बंटवारा। व्यक्तियों को डिपार्टमेंट विभाग दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब भाई पूरे देश के लिए कानून बनाना है, पूरे देश के लिए काम किया जाना है और सब गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया। ये यहीं से स्टार्ट हो गया। गवर्नर जनरल यानी वायसराय, गवर्नर जनरल कहें तो इसका मतलब वायसराय ही होता है। इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि अध्यादेश जारी कर ले। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये जारी करने की शक्ति या अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश जानते हैं आज राष्ट्रपति जारी करता है। किस आर्टिकल में है थोड़ा सा देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। ठीक। ये अध्यादेश कब जारी करता था? तो संकट के समय। आज भी संकट के समय ही होता है। संकट के समय जब स्थितियां ठीक न रहे तो अध्यादेश जारी कर सकता था और 6 महीने के लिए ही अध्यादेश होता था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आज भी कितने दिन के लिए होता था? किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति का अध्यादेश? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और नहीं आ रहा है तो आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए। ठीक। जो भारतीयों को शामिल किया गया था, एक बात और समझ लीजिए, जो घोषणा पत्र था, जो भारतीयों को शामिल किया गया था यहाँ पे विधि बनाने में, भारतीयों को जो विधि बनाने की प्रक्रिया में विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था, विधि बनाने की प्रक्रिया, ध्यान से समझ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था ना। ध्यान दीजिएगा, अगर वो कोई विधि बनाते थे तो ऐसा नहीं था कि उसे लागू किया जाए, उसे गवर्नर जनरल माने
या न माने, ठीक है? ये मर्ज़ी के ऊपर था, मर्ज़ी में था। एक एक बात और नोट डाउन करने वाली बात है, 1858 के अधिनियम में छोड़ दी, थोड़ा-सा उसको भी देख लीजिएगा। 1858 का जो घोषणा पत्र था, उसमें एक बात और कही गई थी कि अब जो है, अब हम अब जो है किसी भी रियासत को जीतेंगे नहीं। अब किसी भी रियासत पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसी भी रियासत पर या राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने, क्राउन ने या विक्टोरिया ने घोषणा में कहा, नहीं करेंगे। ये बात 1858 का घोषणा पत्र में था, उसी के अधिनियम में था। हम भी मेरे दिमाग में आया, वो बता दे रहे हैं। ये जो रियासत बनी थी उसी समय से बनी रह गई। तो आप बाद में देखेंगे कुछ रियासतें बची रह गई। संविधान सभा हम पढ़ रहे थे, उसमें रियासतों का बात आया। 552 रियासतें बची रह गई थी, ठीक। उसको बाद में जब भारत आजाद हुआ उसी समय विलय किया गया, ठीक। तो रियासतें उसी समय से वो बची थी, छोटी छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें, कई रियासतें थी, कुछ छोटी थी, कुछ बहुत बड़ी थी। 1858 के बाद इनको जीता ही नहीं गया। अब ये पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं थी, इन पे जो है बहुत से बाउंडेशन, सारे बाउंडेशन थे, बस केवल ये रियासतें, इनको बनाए रखा गया था, अंग्रेजों ने बनाए रखा था। ले जाके कब विलय किया गया? 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद विलय किया गया धीरे धीरे। उसमें कश्मीर और जूनागढ़ को बाद में विलय किया गया। तो प्रक्रिया पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जो भी समस्या हो उसे आप जो है कमेंट जरूर करेंगे, मुझे फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।